हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी, जहां मैं आज आपके लिए लाई हूं आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। आज है 18 अगस्त 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। आज का कोड क्या है? लाइफ हैज़ नो रिमोट, गेट अप एंड चेंज इट योरसेल्फ। आपको खुद से अपनी लाइफ चेंज करनी है, कोई चेंज करनी नहीं आएगा, राइट? इसीलिए आपको उठना है एंड लगे रहना है अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। आज देखते हैं कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीलिम्स क्विक रिकैप। ये मैं डेली एक शॉर्ट क्विक रिकैप आप लोगों के लिए लेके आती हूँ ताकि आपको रिमेंबर रहे चीज़ें लंबे समय तक के लिए। पढ़ेंगे कौन सा? प्रीवियस डे का, यानी कि सैटरडे का। संडे को आपने रिवीजन किया था कि नहीं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर देखेंगे वेदर यू रिकॉल। आपको मैं दो MCQs यहाँ पे प्रैक्टिस करवाती हूँ, ये चेक करने के लिए आपने जो पढ़ा है वो आपको रिकॉल है भी या नहीं है। फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए इलेक्शन कमीशन एंड राहुल गांधी के बीच में डिबेट चल रही है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके किसके? GS पेपर 2 के लिए इलेक्शन कमीशन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, राइट? उसमें आर्ग्यूमेंट्स फॉर फेवर, अगेंस्ट, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर न्यू बिल लाया गया है उत्तराखंड में, प्रपोज करने की बात की जा रही है कि यहाँ पे मदरसा को हम जो भी राइट्स दे रहे हैं वो ले लिए जाएंगे एंड अदर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को दिए जाएंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 26 एंड 30। फिर एक यहाँ पे एक शॉर्ट न्यूज़ है कि जेलीफिश ने कैसे डिस्ट्रॉय किया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये भी देखेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम के लिए हो जाता है। फिर देखेंगे PIB क्रिस्प। मैं PIB क्रिस्प भी डेली डिस्कस करती हूँ क्योंकि PIB से इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ होती है वो लेना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको न्यूज़पेपर में अननेसेसरी न्यूज़ भी मिलती है काफ़ी, राइट? बट PIB में सरकार की तरफ से टू द पॉइंट होती है जी वो चीज़ें, इसीलिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। देन मैपिंग में आज हम क्या करेंगे? प्लेट्यूज एंड जो माउंटेन्स रेंज है इंडिया में उसका एक ओवरऑल एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब जो आपके EPF जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे प्रीलिम्स क्विक रिकैप। क्या पढ़ा था जी हमने? 15 अगस्त के दिन PM मोदी ने क्या कहा कि जो GST रेट है वो 28% एंड 12% हटा दिया जाएगा, ठीक है। कितना रहेगा? 5 एंड 18 रहेगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है GST के बारे में पढ़ना। GST क्या है? एक वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम है। लेवी किया जाता है किस पे? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। मैन्युफैक्चर नहीं, सेल नहीं, सप्लाई पे किया जाएगा, ठीक है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। वन नेशन वन टैक्सेशन, ठीक है। इसका क्या है? लोगो है, स्लोगन है, ठीक है। ये 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है? ये अभी भी पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मिशन सुदर्शन चक्र अनाउंस किया गया था PM मोदी के द्वारा इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक है। इसमें क्या है? एक मल्टी लेयर्ड इंडिजीनियस डिफेंस इनिशिएटिव है जो प्रोटेक्ट करेगा इंडिया के स्ट्रैटेजिक, सिविलियन एंड रिलीजियस साइट्स फ्रॉम एनिमी अटैक। इंडिया का एनिमी कौन है अभी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए? आतंकवादी, राइट? आतंक है। तो जो ये अटैक करते हैं हमारे टूरिस्ट एरियाज़ पे एंड रिलीजियस साइट्स पे, उससे बचाने के लिए ये मिशन सुदर्शन चक्र लाया गया है। ये एक नेशनल सिक्योरिटी मिशन है जो कुछ नहीं इंस्टॉल करेगा, मल्टी लेयर्ड शील्ड इंस्टॉल करेगा ताकि हम एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने इंडिया को प्रोटेक्ट कर सकें। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? वेरी इजी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिजीनियस रिसोर्स बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप करना है जो न्यूट्रलाइज करे। न्यूट्रलाइज करने का मतलब बताया था आपको कि वो हम पे नहीं अटैक कर पाएगा, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। जो हम पे टारगेट कर रही है वो वाली जो मशीन है, जिससे भी टारगेट किया जा रहा है ना, वो टारगेट नहीं कर पाएगा। दिस इज़ न्यूट्रलाइज करना। थ्रेट्स हो चाहे एयर, लैंड, सी एंड साइबर डोमेन्स, कोई सा भी थ्रेट हो, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक और कदम हमने बढ़ाया है। आत्मनिर्भरता मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना, चाहे डिफेंस के लिए ही क्यों ना हो। खुद की कंट्री में हमें इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स बनाने हैं, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट, किश्तवाड़ में क्या आया था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था। अराउंड 65 to 70 पीपल के यहाँ पे जान गई है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्लाउड बर्स्ट के बारे में पढ़ना, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको काफ़ी बार, उत्तरकाशी वाला जब हुआ था। एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या डिस्कस किया था, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। कहाँ है जी ये, जम्मू कश्मीर में। कब डिक्लेयर किया गया था, 1980 में। क्यों डिक्लेयर किया गया था, स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि स्नो लेपर्ड पता है ना आपको की स्टोन स्पीशीज़ है। फिज़िकल फीचर क्या है, ग्रेट हिमालय में लाई करता है। यहाँ पे मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के लिए डिस्कस करती हूँ, ठीक है। कहाँ लाई करता है, ग्रेट हिमालय पे, सब अल्पाइन एंड अल्पाइन जोन में ये लाई करता है। INS तमाल विजिट्स नेपल्स, इटाली में। यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया इटाली में बाय INS तमाल। ये लेटेस्ट स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ इंडियन आर्मी है टू सेलिब्रेट इंडियन इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पे क्या है, इंडिया एंड इटली की जो पार्टनरशिप है, जो कोलैबोरेशन है, जो स्ट्रैटेजिक एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो उसमें ये वाला एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे, ठीक है, अगर GS पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। और प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है INS तमाल क्या है, तो क्या लिखेंगे, क्या ऑप्शन होगा वहाँ पे, लेटेस्ट स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन नेवल शिप्स इन श्रीलंका, यहाँ पे स्लीनेक्स होने वाली है। स्लीनेक्स पता है आपको, इंडियन श्रीलंका एंड इंडिया नेवल एक्सरसाइज 2025, ठीक है जी। इसका 12th एडिशन हो रहा है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ये एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन नेवी ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। नाम से याद रखिएगा, वो याद रखेंगे, स्लीनेक्स है, ठीक है जी। एंड स्लीनेक्स 2024 का कहाँ हुआ था, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, PM मोदी अनाउंसेस प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। क्यों रोजगार योजना क्यों आएगी, टू बूस्ट यूथ एम्प्लॉयमेंट। इसे फाइनेंशियल आउटले कितना दिया गया है, 1 लाख करोड़। स्टेटमेंट बना के UPSC पूछता है, किसी कोई स्कीम होगी कोई वो क्वेश्चन में, एंड ऑप्शंस क्या होंगे, ये इसका मिशन ये है, इसे फाइनेंशियल आउटले इतना दिया गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल आउटले कितना है, 1 लाख करोड़। बेनिफिट करेगा अराउंड 3.5 करोड़ ऑफ यूथ। यहाँ पे एक लाइन बोली है PM मोदी ने, जो आपके SC के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है, आप ये लोग SC में लिखेंगे। टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द ब्रिज फ्रॉम स्वतंत्र भारत टू समृद्ध भारत थ्रू सपोर्टिंग मासिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। GS पेपर 3 में जब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आएगा तो आप ये लिखेंगे ही लिखेंगे, पर ऐसे में आप कितना लिख सकते हैं कि फ्रॉम स्वतंत्र भारत टू समृद्ध भारत क्या करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर का पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे हैं ऐसे में, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्वतंत्र भारत टू समृद्ध भारत, राइट। आपको यूँ से जाना चाहिए कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा 15,000 टू इंस्टॉलमेंट टू न्यूली एम्प्लॉयड यूथ, ठीक है, एंड 3,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा
किसे? एम्प्लॉयर्स को, ताकि वो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करे। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं वेदर यू रिकॉल, आपको रिकॉल है कि नहीं है। यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बताइएगा ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों को सब्स्यूम करता है। कब आया था इफेक्ट में? 1 जुलाई 2017। बहुत ईजी है, अभी मैंने ऊपर आप लोगों को पढ़ाया, आंसर करिएगा। नेक्स्ट स्लीनेक्स, बताइए जी, ये तो बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बहुत इजी है। गिव एफिडेविट, ये नेक्स्ट न्यूज़ है। गिव एफिडेविट इन 7 days और अपोलोजाइज टू द नेशन, ये सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है राहुल गांधी से जब उनकी बिहार यात्रा हो रही है। बिहार यात्रा में क्या है? वोट के अधिकार के लिए ये यात्रा कंडक्ट करी जा रही है राहुल गांधी के द्वारा। अब यहाँ पे इन्होंने एलिज किया है, इलेक्शन कमीशन पे ये आरोप लगाए हैं कि वोट को चोरी कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन को ख़राब कर रहे हैं। कहाँ पे? बिहार में डेमोक्रेसी को ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये लेटेस्ट कॉन्स्पिरेसी है, यानी कि ये साजिश है किसकी? इलेक्शन कमीशन की, ताकि वो इलेक्शन को चोरी कर सके, वोट को चोरी कर सके। तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है या तो सबूत दो और फिर वो करो, नेशन से अपोलोजाइज़ करो, माफ़ी मांगो। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे? इलेक्टोरल रोल्स, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एंड इलेक्शन कमीशन। इलेक्टोरल रोल्स को वोटर लिस्ट भी कहते हैं, इलेक्टोरल ये रजिस्टर भी कहते हैं। यहाँ पे आपको वोटर लिस्ट से पता चल गया होगा, एक लिस्ट है जहाँ पे वोटर्स मेंशन होते हैं। वोटर्स कौन होते हैं? 18 अबव, राइट। ये ऑफिशियल लिस्ट होती है ऑफ ऑल एलिजिबल एंड रजिस्टर्ड वोटर्स की विद इन ए स्पेसिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंसी। किसके अंडर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1950 एक्सक्लूड करता है नॉन सिटीजन्स को, जो हमारी कंट्री के नहीं है, वो लोग वोट क्यों करेंगे? उन्हें वोटिंग राइट नहीं है, राइट। इंक्लूड करता है सिटीजन्स एजड 18 और अबव, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंस है इन कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या हो जाता है? ये फोकस्ड टाइम बाउंड हाउस टू हाउस वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस है। यहाँ पे बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाके पता लगाएंगे कि आप एलिजिबल हैं इलेक्शन के लिए, वोट करने के लिए या नहीं, एंड प्रिपेयर करेंगे एक अपडेटेड इलेक्टोरल रोल्स। यहाँ पे सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 एम्पावर करता है किसे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टू प्रिपेयर एंड रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है जी। एंड स्पेशल रिवीजन भी आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको रिकॉर्डेड रीजंस देने पड़ेंगे। आर्टिकल 324 क्या कहता है? यहाँ पे ना भी सेक्शन एंड आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 324 क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन को ये एम्पावर करता है, पावर देता है उसे कि ये सुपरवाइज करे, कंट्रोल करे द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। एंड वहीं आर्टिकल 326 क्या कहता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, जितने भी अबव 18 हैं वो उन्हें वोट करने का अधिकार है, अनलेस डिस्क्वालीफाई ना किए गए हो लॉ के अंडर ड्यू टू क्रिमिनल कन्विक्शन है, अनसाउंड माइंड है या करप्शन है। अब कंसर्न्स बहुत आ रहे हैं इससे रिलेटेड, ऑपोजिशन बहुत परेशान है अभी। किन रीज़न से परेशान है? रिस्क ऑफ मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। फ्रेंचाइजमेंट में वो मतलब क्या होता है? एक होता है फ्रेंचाइजमेंट, राइट, कि ये यूनिवर्सल एडल्ट सफराज सबको मिलना चाहिए 18 अबव। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? ज़्यादातर लोग वोट नहीं दे पाएंगे, इसका खतरा अभी है। एक्सक्लूजन ऑफ वाइडली यूज्ड आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब यूज़ होते हैं किसी की आइडेंटिटी बताने के लिए, राइट। अब इसे एक्सक्लूड कर दिया गया है
तो क्या होगा यहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड जो वोटर्स हैं वो नहीं दे पाएंगे वोट, उन्हें इलेक्शन से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ट्रेडिशनली जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं ये क्या जो एजेड होते हैं 18 अबव, राइट, उन इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करता है। बट यहाँ पे क्या किया गया, कंसीडर करना है अब बर्थ ऑफ, वो प्लेस ऑफ बर्थ भी, कितने लोग होंगे जो बिहार के बाहर से होंगे, तो फिर वो लोग तो एक्सक्लूड हुए। फिर इम्पैक्ट ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, बाहर रहते हैं, सीजनल लेबर्स हो गए, उनके लिए बहुत ही हार्ड है प्रूव करना रेजिडेंस, जिन्हें फिर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट मांग रही है सरकार, जो मुश्किल है उन लोगों के लिए क्या जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या उतने अवेयर नहीं थे, बहुत पुराने लोग हैं, राइट, ओल्ड पीपल है। लीगेसी डेटा में एक्ट एज अ de facto सिटीजनशिप टेस्ट। बर्थ सर्टिफिकेट से क्या कर रहे हैं, लाओ दिखाओ यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट इस स्टेट का, तो क्या होगा, कितनों के पास नहीं होगा, तो वो क्या वहाँ के सिटीज़न नहीं रहेंगे। ये चीज़ यहाँ पे ऑपोजिशन पॉइंट आउट कर रही है। लैक ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन, कोई सी भी पॉलिसी आ गई टॉप डाउन बस इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, थोप दिया जाता है। एंड एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्स, वो रिक्वायरमेंट्स अंडर, ये रिस्क कर रहा है अंडरमाइनिंग यूनिवर्सल सफराज को। स्पेशली जो इलिटरेट है, होमलेस पॉपुलेशन है वहाँ की, उन्हें उनसे वोटिंग राइट छीन रहा है। यहाँ पे एक फैक्ट देखेंगे जो बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड जो भी अदर स्टेट पीसीएस होते हैं इवन यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है टू पायलट मोबाइल ई वोटिंग इन म्यूनिसिपल पोल्स वाया ई सेगबर ऐप। ठीक है, मोबाइल ई वोटिंग को पायलट यहाँ पे किया गया है, पायलट बेसिस पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। चलिए जी, अब यहाँ पे पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई फैक्ट्स जो आपके प्रीलिम्स एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 ए में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कंडक्ट करती है इलेक्शन किसके, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कॉम्पोजिशन क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो डिसाइड किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। आप अगर यहाँ पे न्यूज़ में भी देखेंगे ना तो देखिए 3 पीपल आर देयर, ये हैं जो कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड जो ये अदर है ये 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। पावर्स बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, ये कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट नहीं होते ये लोग। टेन्योर क्या है जी, 6 इयर्स का है और द टिल द एज ऑफ 65, जो भी अर्लियर हो। रिमूव किया जा सकता है, सेम प्रोसेस है जैसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा रहा है, वही सेम प्रोसेस यूज़ किया जाएगा इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है जी, ये पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जाएगा और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना वो रिमूव किए जाएंगे बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की रिकमेंडेशन पे। इंडिपेंडेंस होती है जी सैलरी में, यहाँ पे डिसएडवांटेज नहीं किया जा सकता, कम नहीं की जा सकती। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस दी गई है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कर सकें, कोई उन पर दबाव ना रहे। एडवाइजरी रोल देता है जी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में क्या होता है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को क्या करता है, एडवाइज़ करता है कि आप इस मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, एलिजिबल है। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहते हैं आचार संहिता, ठीक है, वो लागू करवाता है ड्यूरिंग इलेक्शन। एंड इसका करंट स्टेटस क्या है, मल्टी मेंबर कमीशन है सिंस 1989, उससे पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, न्यू उत्तराखंड बिल टू डू अवे विद मदरसा बोर्ड। यहाँ पे उत्तराखंड कैबिनेट एक डिसीजन लेके आया है टू इंट्रोड्यूस उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल ऑफ 2025। यहाँ पे क्या करेंगे, मदरसा बोर्ड को रिपील करेंगे, ठीक है, एंड जो रूल्स गवर्न कर रहे हैं माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस को, एंड एक्सटेंड करेंगे बेनिफिट्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टेटस टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अदर देन मुस्लिम्स। बात पता चल रही है, इधर समझ में आ रहा है कि मुस्लिम्स के अलावा जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें स्टेटस दिया जाएगा, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उन्हें राइट्स दिए जाएंगे। दिस हैज़ स्पार्क्ड कंसर्न। अब इसने क्या किया, ऑपोजिशन ऑफ बौखला गई, राइट। ये क्या हो रहा है अमंग मुस्लिम्स ग्रुप दैट प्रपोज्ड लॉ माइट, ये रिजल्ट कर सकता है इरोजन ऑफ देयर आर्टिकल्स ऑफ आर्टिकल 26 एंड 30। ये भी इम्पोर्टेंट है अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो बिल अभी प्रपोज किया जा रहा है, इसमें क्या है, परमिट करेंगे द स्टडी ऑफ गुरुमुखी एंड पाली इन द रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगले साल जुलाई से। एंड जो उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट है 2016 का, उसे क्या करेंगे, रिपील करेंगे, ठीक है जी। लाइकली टू मेक रिकॉग्निशन फॉर द इंस्टीट्यूशन नल एंड वाइड एज इट अलाउज सिख, जैन, क्रिश्चियन, ये बुद्धिस्ट, पारसीज रन करो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट। अभी करंट प्रोविज़न क्या है, सिर्फ मुस्लिम्स को ये अवेलेबल है, बट यहाँ पे उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है, ये एक्सटेंड कर रही है टू सिख, जैन, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट एंड पारसीज। ये कौन है, माइनॉरिटीज़ हैं हमारे देश में। अब यहाँ पे जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, इंक्लूसिव है, बट जो ऑपोजिशन है वो कह रही है ये एक्सक्लूसिव है, यहाँ पे मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, आर्टिकल 26 एंड 30। आर्टिकल 26 एंड 30 डील करते हैं रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में सिर्फ 2 प्रकार के माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है जी। एक है, पहला है रिलीजियस, दूसरा है लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज के बेसिस पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं अंडर आर्टिकल 26 एंड 30, ठीक है जी। आर्टिकल 26 ये क्या करता है, ग्रांट करता है रिलीजियस डिनोमिनेशंस को। वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है ना लक्ष्मीकांत में, एक अलग नेम होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एक सिंबल होना चाहिए, राइट, फेथ होना चाहिए जिसे वो काफ़ी सारे लोग वो फॉलो कर रहे हो। ये मैनेज कर सकते हैं अपने राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि राइट है इन्हें इस्टेब्लिश करने का, एडमिनिस्टर का वो करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इन 2 आर्टिकल्स को पॉइंट आउट करते हुए यहाँ पे कंसर्न्स उठाए जा रहे हैं, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं सरकार पे। आर्टिकल 26 ऑल डिनोमिनेशन, ठीक है भाई, मैनेज करो, इस्टेब्लिश करो अपनी रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करो, बट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आर्टिकल 30 ये राइट दिया गया है ऑल माइनॉरिटीज़ को अपने एडमिनिस्टर करो, इस्टेब्लिश करो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट यहाँ पे स्टेट की तरफ से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है जी, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्पाइनलेस फो, हाउ जेलीफिश डिस्टर्ब्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। यहाँ पे क्या होता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन फ्रांस, इसे फोर्स कर दिया गया, फोर्सली इसे टेम्पररी शट कर दिया गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जेलीफिश की वजह से। जेलीफिश द इंसिडेंट्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता है, न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए कूल वाटर की ज़रूरत है, राइट, कूलेंट की ज़रूरत है।
तो ज़्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वहाँ पे इस्टेब्लिश है जहाँ पे एक लार्ज वाटर बॉडी है, स्पेशली कहाँ पे, समुद्र के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो जेलीफिश होती है वो वहाँ पे फंस जाती है उनके पाइप्स में, जहाँ से वाटर जा रहा है ना अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ पे जेलीफिश फंस जाती है। ये देखिए यहाँ पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रिक्वायर अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर टू कूल देयर रिएक्टर्स एंड टर्बाइन सिस्टम। इसीलिए ये लार्ज वाटर बॉडीज़ के पास लगाया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ पे क्या है, स्क्रीनिंग एरियाज़ है, मतलब जो इनटेक पाइप्स होते हैं ना, जो पानी को अंदर ले सके, जो वो वाले पाइप्स, यहाँ पे स्क्रीनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे, जो बैरियर सिस्टम पता लगा सकता है कि कौन सा सॉलिड मटेरियल है एंड उसे फिल्टर कर सकता है। और एवरी मिनट कम से कम समटाइम्स मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर जाता है इससे। तो जेलीफिश यहाँ पे एक यूनिक प्रॉब्लम फेस कर रही है, मतलब पोज कर रही है। व्हेन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ जेलीफिश अराउंड द मिलियन इंडिविजुअल्स, अब ये पुल कर लिए जाते हैं पाइप के अंदर प्रेशर के द्वारा। ठीक है जी, अब ये वहाँ पे जो पाइप है वो क्लॉग कर देते हैं। अब यहाँ पे जेलीफिश अटक गई तो क्या होगा, क्लॉग हो जाएगा ना, फंस जाएगा। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, बहुत पहले ये हो चुका है पहले भी। द इंसिडेंट्स ऑफ जेलीफिश डिस्टर्बिंग वाटर, ये पावर जनरेशन, ये रिसेंट ईयर में ज़्यादा बढ़ा है। 2011 में जेलीफिश पैरालाइज्ड प्लांट इन इसराइल में, जापान में, स्कॉटलैंड में दिक्कत करी इसने। फिर 2013 में स्वीडन में हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, जेलीफिश की ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, कुछ रीज़न्स यहाँ पे पॉइंट आउट किए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। पहला रीज़न है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो राइज़ कर रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लैंकटॉन्स बढ़ेंगे। प्लैंकटॉन्स बढ़ेंगे तो इसे जेलीफिश खाने आएंगी। जेलीफिश खाने आएंगी तो उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। एंड जो ब्रीडिंग सीज़न है ये इनका वार्म वाटर में ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्रीडिंग जो होती है ना इनकी वार्म वाटर में ज़्यादा होती है, गर्म पानी में ज़्यादा होती है। तो पॉपुलेशन इस वजह से बढ़ रही है। नेक्स्ट, ओवर फिशिंग। अब ओवर फिशिंग होने की वजह से कुछ ऐसे फिशिंग की जो स्पीशीज़ है, जैसे कि ये टूना है एंड सी टर्टल्स है, यहाँ पे क्या है, जो जेलीफिश को खाते हैं उनकी फिशिंग हो जा रही है। तो बचेगा कौन, जेलीफिश, राइट। इनकी पॉपुलेशन बढ़ती हुई फिर दिखेगी। नेक्स्ट, प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर ना ये कम हो रहा है। एंड जेलीफिश में ये सक्षम होते हैं कम ऑक्सीजन में जीवित रहने के लिए भी, ठीक है, रह सकते हैं, जिस वजह से भी इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। यहाँ पे देखेंगे जेलीफिश के बारे में, ये बिलोंग करती है फाइलम स्नेडारिया। ये मरीन इनवर्टेब्रेट्स होते हैं, कोई बोन नहीं, कोई ब्रेन नहीं, कोई हर्ट नहीं। ठीक है जी। रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री आप देखेंगे ऐसे सर्कल एंड ये बिल्कुल प्योर गोल होते हैं। ठीक है, बॉडी इनकी बनी होती है 95 to 98% ऑफ वाटर से। हैव नाइटोसाइट्स बोलेंगे। ठीक है, नाइटोसाइट्स, इनमें क्या होते हैं, एक स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। ये ऐसे दिखती है ना जेलीफिश, ऐसे करके। ठीक है, ये कैप्चर करते हैं प्रे को एंड डिफेंस करते हैं। ठीक है, खुद को भी डिफेंड करते हैं। ये ओल्डेस्ट मल्टी ऑर्गन एनिमल है। 500 मिलियन साल से पहले भी था ये यहाँ पे। कुछ स्पीशीज़ इसकी बायोल्यूमिनेसेंट होती है। लुमिनेसेंट मतलब क्या होता है कि चमकीली होती है, वो रोशनी देती हैं, जैसे जुगनू होता है ना वैसे। और जो इनके स्टिंग्स होते हैं, जो धागे होते हैं, ये ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखेंगे पीआईबी क्रिस्प भी इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना, यहाँ पे इसकी न्यूज़ को कवर करना, क्योंकि ये आपके
सारे एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप जो भी दे रहे हैं इम्पॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर वेलकम्स NDA's nomination of Thiru C.P. राधाकृष्णन जी फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। धनखड़ जी ने क्या किया था, अपने हेल्थ रीजंस को साइट करते हुए, पॉइंट आउट करते हुए क्या कहा कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं, तो रिज़ाइन कर दिया। अब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हो गई खाली, तो कौन बैठा वहाँ पे? ड्यूपिटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पता है ना, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। ठीक है, अब जब उनकी पोस्ट खाली हो गई टेम्परेरी, मिड टर्म में अगर खाली हो गई तो कौन बैठेगा तुरंत? ड्यूपिटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब इसे फिर फिल करने के लिए यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाते हैं जल्द से जल्द। तो यहाँ पे कौन है? प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया है कि राधाकृष्णन जी, थिरु CP राधाकृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए NDA की तरफ से हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ ने कंडक्ट किया है, होस्ट किया है 38th नेशनल सेमिनार ऑन मैनेजमेंट ऑफ इलनेस, वेलनेस एंड इन ये पेडियाट्रिक्स होती है जो थ्रू आयुर्वेदा। ठीक है, अब ये याद रखना है कि राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ क्या है? ये एक इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, याद रखेंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वो वेलफेयर नहीं है, याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, मुंबई टू होस्ट वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने इन एसोसिएशन विद इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, इनके द्वारा इनकी एसोसिएशन में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी है जिसका टाइटल है वाटरवेज टू वंडर। ठीक है जी, अब इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो क्या फोकस करती है कि डेवलप किया जा सके इनलैंड वाटर जो नदियों का है, राइट, वो उसकी डेवलपमेंट पे फोकस करती है और हम कैसे इसे इन्हांस कर सकते हैं, इसका यूसेज कैसे बढ़ा सकते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट को कैसे कम कर सकते हैं, रोड जो ट्रैफिक होता है उसे कैसे कम कर सकते हैं, और कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है, यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ये इस पे ध्यान देता है। यहाँ पे एक ओवरव्यू, ठीक है, किसकी? फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया की। मैंने आपको काफ़ी माउंटेन रेंजेस भी पढ़ाई, हिमालय पढ़ाई, अरावली पढ़ाई, अब बात किसकी आती है? पेनिनसुलर इंडिया की। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं पेनिनसुलर, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, कौन सी हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी, अनाईमुड़ी, ये सारी मैं चीज़ें धीरे धीरे करके कवर करूँगी। जैसे हिमालय किया था ना, वैसा ही एक शॉर्ट टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक भी अगर आप मैपिंग का डेली करेंगे तो आपको लास्ट में बर्डन नहीं फील होगा। यहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये दिस इज श्रीलंका, श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, ये तो बहुत बेसिक है, बहुत ही बच्चों वाली NCERT में मिलता है ये। ऊपर जाते जाएंगे तो आपको मिलेगा अनाईमुड़ी, देवड़ा बेट्टा, कोडा चादरी, दिस इज, ये वाला हो गया जी ईस्टर्न घाट, ये वाला हो गया जी वेस्टर्न घाट। यहाँ पे है महेंद्रगिरी पार्ट ऑफ किसका? ईस्टर्न घाट। छोटा नागपुर, विंध्या, सतपुरा, इनके बीच बह रही है नर्मदा। गुरु शिखर बताया था आपको, अरावली की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। ठीक है जी, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे डिटेल में दिखाया गया है, दिस इज बुंदेलखंड, कैमूर हिल्स, हजारीबाग प्लाट्यू, ये वाली कौन सी? सेंट्रल प्लाट्यू है, सेंट्रल प्लाट्यू रीजन। गरजात हिल्स है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। आपने इनकी ईस्ट वेस्ट जो लोकेशन है ये भी याद रखेंगे, नॉर्थ साउथ भी याद रखेंगे। जैसे कि अगर हजारीबाग, छोटा नागपुर प्लेट्यू और गरजाट हिल्स में पूछ लिया गया तो
क्या कहेंगे? पहला हज़ारीबाग, छोटा नागपुर प्लेट्यू, देन उसके बाद गड़जाट हिल्स। बहुत ही ध्यान से मैपिंग करनी है आपको, ठीक है? ईस्ट वेस्ट वगैरह सब कुछ कंसिडर करते चलेंगे। रामगढ़ हिल्स ये है, बाघेलखंड ये है, महादेव, ठीक है? सतपुरा की एक्सटेंशन महादेव हिल्स, ठीक है जी, याद रखेंगे। एंड देखिए यहाँ पे अजंता रेंज किसके बीच में आ रही है? सतपुरा एंड सतमाला के बीच में अजंता रेंज यहाँ पे लाई कर रही है। दिस इज दंडकारण्य प्लेट्यू। एंड महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी क्या? हाईएस्ट पीक ऑफ किसकी? ईस्टर्न घाट। दिस इज तेलंगाना प्लेट्यू, नल्लामाला हिल्स। दक्कन प्लेट्यू है ना जी, बालाघाट, हरीशचंद्र, जो भी ये रेंजेस हैं कहाँ लाई करती हैं? दक्कन प्लेट्यू में। सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरीशचंद्र याद रखेंगे कहाँ पे? दक्कन प्लेट्यू में लाई करती हैं, ठीक है? याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पीक्स है, अभी क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? नीलगिरी हिल्स की लोकेशन, कार्डमम हिल्स की लोकेशन। कार्डमम हिल्स में लाई करती है नाईमुड़ी। देवड़ा बेट्टा कहाँ? नीलगिरी में। अब इनके बारे में हम डिटेल में अब धीरे धीरे कवर करते चलेंगे अपने डेली एनालिसिस, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ, ठीक है जी। आज का वोकैब वर्ड क्या है? वेगली। वेगली मतलब क्या होता है? अनिश्चित रूप से, रफली। वहीं इसके पर्यायवाची क्या है? मोर और लेस, अप्रॉक्सीमेटली, हाँ लगभग इतना, ठीक है। वहीं इसका विलोम क्या है? एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट, ठीक है। विलोम इसका क्या है? एग्जैक्टली। एग्जाम्पल सेंटेंस, शी वेगली रिमेंबर्ड टॉकिंग टू हिम वंस, ठीक है जी, याद रखेंगे। सो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपने कुछ सीखा है आज के वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। कमेंट करके बताइएगा मुझे कैसी लगी वीडियो, कुछ सजेशंस, कुछ चीज़ें आप इंक्लूड करवाना चाहते हैं या फिर एक्सक्लूड करवाना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। आंसर्स जब तक आप नहीं देंगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं, रिवाइज कर रहे हैं या नहीं। आंसर्स आप जितना करेंगे उसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। आपको ही चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी, आप कभी नहीं भूलेंगे फिर। एंड शेयर करिएगा वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो। सब्सक्राइब करिएगा, आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा इंसेंटिव, सपोर्ट मुझे मिलता है। इंसेंटिव एंड सपोर्ट मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन से, ठीक है जी। मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मैं आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर पाऊँ, वो बता पाऊँ, वो सिखा पाऊँ जो मैंने अपनी प्रिपरेशन से सीखा है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड, अगर 0.1% भी अगर वैल्यू ऐड होती है तो आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।